हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। यानी कि 17 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आंसर के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन 16 क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके सेकंड फिजिक्स से होंगे, जिसपे चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। ठीक है, यानी कि किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र और विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से ये 17 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और इसमें मैं आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और बाकी जो 7 हैं वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न भी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो हमारे चैप्टर 9 से है, किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको क्षमता दी गई है दो लेंसों की, एक की क्षमता है 4 डायोप्टर, एक की -2 डायोप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्षमता इसका निकाल लेना है, संयुक्त क्षमता। तो संयुक्त क्षमता हमें निकालना है तो इस 4 को और -2 को जोड़ देना है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, सेकेंड है -50 सेंटीमीटर, थर्ड है 25 सेंटीमीटर और फोर्थ है -25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कैसे आएगा ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर आपका 2 लेंस की क्षमता दी गई है तो P = आपको लगाना है P1 + P2। ठीक है, अब P1 की वैल्यू दी गई है 4 यानी कि पहले लेंस की क्षमता, और ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएंगे यानी कि ये आपका हो जाएगा -2। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये -2 दिया गया है तो 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, ये हमारा P आ गया। चूंकि हमें फोकस दूरी निकालनी है तो F = आपका हो जाएगा 1/P। ठीक है, 1/P। तो देखिए आपका अगर आपका जो P है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 से इसमें गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा F है उसको हमें किस में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 1/2 × 100। 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 × 100 और ये हमारा फाइनली आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। F = 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 1/3, सेकंड है 4/3, थर्ड है 5/4 और फोर्थ है 20/9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, 5/4। अगर वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 हो तो कांच का जल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो 5/4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये है कि 2 लेंस जिनकी शक्तियां 4D यानी कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति है। अब ये बहुत ही इजी है। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह ही है। देखिए 2 लेंस दिए गए हैं जिनकी क्षमता या शक्तियां भी आप कह सकते हैं 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर। तो मैंने बताया कि अगर आपको संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है या शक्ति निकालनी है तो दोनों लेंस की क्षमता को आपको जोड़ देना है, तो P1 + P2। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि P1 की वैल्यू हमें दी गई है 4 प्लस P2 की वैल्यू -2 दी गई है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 4 + माइनस हो जाएगा 2। फाइनली आपका P जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो P = 2 डायोप्टर। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 6 डायोप्टर, सेकंड है 2 डायोप्टर, थर्ड है -2 और फोर्थ है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 2 डायोप्टर। ठीक है, 2 लेंस जिनकी शक्तियां अगर 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर हैं वो संपर्क में रखे हो तो संयुक्त लेंस की शक्ति जो होगी वो 2 डायोप्टर होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। यानी कि एक व्यक्ति है जो +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा यूज करता है तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष होगा? फर्स्ट है निकट दृष्टि दोष, सेकंड है दूर दृष्टि दोष, थर्ड है जरा दृष्टि दोष और फोर्थ है अबिंदुकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्योंकि जो आपका व्यक्ति है वो उसको +2
ठीक है, प्लस 2 क्षमता का चश्मा वो प्रयोग करता है, यानी कि उसे कौन सा दोष है, उसे दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, उसे दूरदृष्टि दोष है, और अगर उसे दूरदृष्टि दोष सही करना है तो उसे उत्तल लेंस से युक्त चश्मा प्रयोग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगा कितना होगा अगर जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, यानी कि जो निर्वात है जिसमें वायु नहीं है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम हो तो जल में इसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा। फर्स्ट है 6000 एंगस्ट्रॉम, सेकंड है 5800 एंगस्ट्रॉम, थर्ड है 4800 एंगस्ट्रॉम, फोर्थ है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम हो तो जल में इसका तरंगदैर्घ्य 48000 एंगस्ट्रॉम होगा, यानी कि 4800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, यानी कि जो किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य है वो किस पर निर्भर नहीं करती। देखिए ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 11 का है, ठीक है, जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो अगर कोई गतिमान कण है तो उससे जो संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी वो किस पर डिपेंड नहीं करेगी। फर्स्ट है द्रव्यमान पर, सेकंड है आवेश पर, थर्ड है वेग पर और फोर्थ है संवेग पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आवेश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है, यानी कि ये चारों कण जो हैं ये एक ही वेग से गति कर रहे हैं, सबसे अधिक डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किसका होगा। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन, थर्ड है न्यूट्रॉन, फोर्थ है अल्फा कण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण एक ही वेग से गतिमान हो तो अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी कितनी गुनी। फर्स्ट है अपरिवर्तित, सेकंड है 4 गुनी, थर्ड है 2 गुनी, फोर्थ है आधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आधी। यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर देते हैं तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा है, यानी कि जो लैम्डा तरंगदैर्घ्य की फोटान की ऊर्जा होती है E, वो किसके बराबर होती है। फर्स्ट है एच सी लैम्डा, सेकंड है एच सी अपान लैम्डा, थर्ड है लैम्डा अपान एच सी और फोर्थ है एच लैम्डा अपान सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड एच सी अपान लैम्डा। लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा जो होती है वो एच सी अपान लैम्डा होती है, जहां एच है प्लांक नियतांक, सी है प्रकाश की चाल, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। यानी कि मान लीजिए कोई जस्ते का सतह है, ठीक है, जस्ते से बना कोई सतह है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा, कौन सा विकिरण उसमें ज्यादा प्रभावी होगा। फर्स्ट है सूक्ष्म तरंगे, सेकंड है दृश्य प्रकाश, थर्ड है अवरक्त प्रकाश, फोर्थ है पराबैंगनी प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु जो है पराबैंगनी प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब हमारा आता है अतलघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा 11 से स्टार्ट होगा। ये एक न्यूमेरिकल है जो कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी के अंदर चैप्टर से है। देखिए क्या है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, और जबकि एक लेंस को इनके बीच रखा जाता है, ठीक है, एक लेंस को, तो लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि लेंस के लिए यूवीएफ का वैल्यू कितना होता है। तो लेंस के लिए आप लोग लिखेंगे यहाँ पर जो कुछ दिया गया है उसको, लेंस के लिए हमें दिया गया है, ठीक है, हमें यहां पर V दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो देखिए यहां से प्रतिबिंब की जो लंबाई लेंगे हम, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि हमें U की वैल्यू कितनी लेनी है और V की वैल्यू कितनी लेनी है। देखिए U है लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है, और V है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन आप सभी को पता है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लेकिन इसके बीच जबकि एक लेंस को इनके बीच रख दिया जाता है। तो देखिए इनके बीच जब एक लेंस को रख देंगे तो क्या होगा, जो U की वैल्यू लेंगे लेंस से, उस लेंस से वस्तु की दूरी जो होगी वो आधी हो जाएगी। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हमने वस्तु को बीच में रख दिया है। ठीक है,
तो जो वस्तु है, वस्तु की दूरी जो होगी वो 20 सेंटीमीटर बचेगी लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, यहां पर देखिए एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो मान लीजिए इसका प्रतिबिंब आपका यहां पर बना, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये वस्तु है, ठीक है, हमने एक लेंस इसके बीच ऐसे लाकर रख दिया, ठीक है। तो आप लोग सोचिए लेंस से वस्तु की दूरी कितनी बचेगी, क्योंकि हमने बीच में रखा है, और जो इस वस्तु से इस प्रतिबिंब की दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताइए लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफकोर्स क्योंकि बीच में हमने रखा है। और इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, ये होगी आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों ही 20 सेंटीमीटर होंगे। तो ये आपका वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ध्यान देना है तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप लोग लिख सकते हैं कि लेंस के लिए जो लेंस से वस्तु की दूरी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, सॉरी यू अच्छे से बना देते हैं, यू से डिनोट करते हैं। यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है लेंस के लिए यू की वैल्यू हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस 20 सेंटीमीटर आप इसको लेंगे क्योंकि ये वैल्यू माइनस में ली जाती है वस्तु की दूरी, ठीक है। उसके बाद में इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वी, इसको हम 20 से डिनोट करते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लेते हैं प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों 20 सेंटीमीटर हो गए, समझ में आ रहा है। अब हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी हमें निकालना है तो एक फॉर्मूला लगाना होगा लेंस के लिए, आपको पता होगा 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, अभी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1/v की वैल्यू भी 20 है, माइनस 1/ इस u की वैल्यू माइनस 20 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा साइड में, तो हो जाएगा 1/20, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 का एलसीएम 20 ही होगा, ऊपर हो जाएगा 1 और 1 2 जुड़ जाएगा, 1 और 1 देखिए जुड़ जाएगा क्योंकि नीचे 20 दोनों सेम है हर, तो ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम उल्टा कर लेते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका इससे, तो हम लिख सकते हैं f इक्वल टू उल्टा करके। देखिए अगर आप ये ऊपर लाएंगे तो ये 20 भी ऊपर जाएगा, 2 नीचे, ठीक है, तो आपका 20/2 हो जाएगा। ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम इसे मीटर में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फोकस दूरी, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया फोकस दूरी। अब चूंकि हमें लेंस की क्षमता निकालनी है तो लेंस की क्षमता हम यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेंस की क्षमता, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, P इक्वल टू होता है 1/f मीटर में, 1/f मीटर में, ठीक है। अगर आप लोग मीटर में नहीं लिखते हैं तो ऊपर आपको 100 से गुणा करना होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे P इक्वल टू 1/f की वैल्यू हमें देखिए मीटर में 0.1 दी गई है, तो 0.1 लिख देंगे। अब देखिए इसको कट कीजिए, ठीक है, इसको आप लोग कट कीजिए, तो 0.1 को जब 0.1 से कट करेंगे तो आपका 10 आएगा। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जब हम कट करेंगे तो ये आपको ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है। तो P इक्वल टू आपका हो जाएगा 10, ठीक है, 10 + 10 डायोप्टर, ठीक है, क्योंकि क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल लगाना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना था, जो कि आप लोग न्यूमेरिकल पढ़कर कर सकते हैं, मैंने भी बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए +2.50 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल अलग है उससे। तो देखिए आपको 2 क्षमता दी गई है, एक P1 दी गया है और एक P2, 2 लेंस की क्षमताएं दी गई है। P1 की वैल्यू है 2.50D, ठीक है, डायोप्टर, और P2 की वैल्यू है -3.75 डायोप्टर, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे तभी फोकस दूरी निकलेगा। तो संयुक्त लेंस की क्षमता, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, P इक्वल टू P1 + P2, P1 + P2। अब यहीं पर हम इसे रख देते हैं। P1 की वैल्यू है 2.50 और ये प्लस P2 की वैल्यू है -3.75, ठीक है। इसको हम करेंगे तो 2.50 हमारा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3.75
5। ठीक है, तो हमारा जो फाइनली पी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? देखिए फाइनली पी की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आपकी आ जाएगी -1.25 डायोप्टर। देखिए 2.50 में से 3.75 जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारा क्षमता निकल गया। अब यहाँ पर हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी अगर आपको निकालना है, क्षमता आपको पता है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं F = 100/P, 100/P। देखिए हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तब हमने 100 लिखा, अगर इसे मीटर में निकालना होता तो 1/P लिख देते। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना, F = आपका हो जाएगा 100/-1.25। इसको कट करते हैं, तो जब आप 100 को 1.25 से कट करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका F = फाइनली आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमारी फोकस दूरी आ जाएगी, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। ये आपका चैप्टर 11 का क्वेश्चन है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। देखिए देहली तरंगदैर्घ्य बहुत ही इजी है। किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। यानी कि कोई प्रकाश, किसी भी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जो किसी सतह पर, ठीक है, किसी सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, ये कोई सरफेस है और एक किरण आ रही है यहां से, ठीक है, एक आपतित प्रकाश आ रहा है यहां से। अब इस आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा फिनोट करते हैं। इस लैम्डा का वह अधिकतम मान, ठीक है, जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इसके तरंगदैर्घ्य का मान उतना होना चाहिए मैक्सिमम जो इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। यानी कि सिंपली अगर समझा जाए तो किसी आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी सतह, धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो आपकी कहलाएगी देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अब ये बहुत ही इजी है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर आपका देहली तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लैम्डा 0 लिखना है, तो आप लिखेंगे देहली तरंगदैर्घ्य, इसका फॉर्मूला, ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य को हम लिखेंगे लैम्डा 0 से, लैम्डा 0 = क्योंकि आपको पता है कि लैम्डा = होता है C/μ। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है C/μ0। ठीक है, ये म्यू है, थोड़ा आप अच्छे से लिख दीजिएगा, तो लैम्डा C/μ0। तो देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 = होता है C/μ0, जहां C है प्रकाश की चाल जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸, μ0 है देहली आवृत्ति। ये जो μ0 है ये है देहली आवृत्ति। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर कोई पूछे देहली आवृत्ति क्या है तो आप कह दीजिए कि आपतित प्रकाश का वह अधिकतम आवृत्ति जो किसी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। देखिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताना है, रिलेशन बताना है दोनों में कि फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। जो फोटान की ऊर्जा होती है और संवेग होता है उसमें संबंध बताना है। तो देखिए संवेग को हम लोग डिनोट करते हैं P से। ठीक है, P = फॉर्मूला होता है E/C, P = E/C, जहां E है ऊर्जा, C है प्रकाश की चाल, ठीक है, P है संवेग। तो आप लोग लिख लीजिएगा P है संवेग, E है ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं E = फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, ठीक है, और C है प्रकाश की चाल। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल है, समझिए। एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आपको ज्ञात करना होता है, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन की चाल दी गई है, यानी कि वेग दिया गया है, v = दिया गया है हमें 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद में देखिए इससे संबद्ध हमें डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालना है, यानी कि हमें लैम्डा निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो हम यहां पर लगाएंगे। ठीक है, सूत्र जो होता है लैम्डा = होता है H/mb, H/m
v, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहां पर आप लोग सोचेंगे कि हमें सिर्फ यहां पर v दिया गया है, बाकी हम क्या करेंगे, तो लैम्डा हमें निकालना है। देखिए अभी निकल जाएगा। h जो है ये प्लांक नियतांक है और इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की पावर -34। याद रखिएगा h है प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की पावर -34। m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर -31, ठीक है। इंटू v है आपका इलेक्ट्रॉन का वेग, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.5 गुणे 10 की पावर 3। ऊपर देखिए ये दिया गया है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, लैम्डा इक्वल टू ये 6.6 गुणे 10 की पावर -34 ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पर 9.1 और 0.5 का गुणा करवा देते हैं। जब आप 9.1 का 0.5 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.55 गुणे ये 10 की पावर -31 है, ये +3 है, तो 31 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10 की पावर -28, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू 6.6 और नीचे आपका 4.55 है, ठीक है, गुणे 10 की पावर -34 ऊपर है और जो ये आपका 10 की पावर -28 है इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 10 की पावर 28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लैम्डा इक्वल टू आपका हो जाएगा 6.6 को 4.55 से कट कर देते हैं तो आपका आएगा लगभग 1.45, ठीक है, गुणे 10 की पावर -34 है, 34 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 10 की पावर -6, ठीक है, इतना बचा और यही आपका आंसर भी हो गया। इतना मीटर आपका आंसर हो गया। अगर आप लोग चाहें तो इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप लोग इसे एंगस्ट्रॉम में इसका आंसर लाना चाहते हैं, क्योंकि लैम्डा जो है ज्यादातर एंगस्ट्रॉम में होता है, तो आप लोग क्या कीजिए 14,500 लिख दीजिए, ठीक है, गुणे 10 की पावर ये -6 है। अब चूंकि हम कितने अंक इधर आए हैं, देखिए यहाँ 1 और 4 के बीच में दशमलव था, यहाँ पर देखिए 1 और 4 के बाद कितने अंक है, 4, 5, 0, 0, तो 4 अंक है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस जितने अंक है उतने से हम पावर लगा देंगे। अब ये आप सॉल्व कीजिए तो 14,500 गुणे 10 की पावर -6 और -4 जो जाएगा -10 हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि जो 10 की पावर -10 होता है इसको हम एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये 14,500 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग एंगस्ट्रॉम में लाना चाहते हैं तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है, बताइए, 10 की पावर -10, ठीक है, समझ में आया। तो ये आप लोग को याद रखना है मीटर, ठीक है। तो समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है। देखिए एक गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग क्या है, ठीक है। यानी कि आपको गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य दिया गया है 2 एंगस्ट्रॉम, लेकिन कण का संवेग आपको निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिखते हैं, हमें लैम्डा दिया गया है, ठीक है, 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू आपका हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम को मैंने अभी बताया कि 2 गुणे 10 की पावर -10, ठीक है। अब ये आपका मीटर में हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है P संवेग। तो मैंने आपको बताया अभी कि P इक्वल टू कण का संवेग जो होता है, कण का संवेग जो होता है P इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है h/λ, ठीक है। और h की वैल्यू भी मैंने बताई, h प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए, 6.6 गुणे 10 की पावर -34, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है अपान लैम्डा की वैल्यू हमें दी गई है 2 गुणे 10 की पावर -10, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 6.6 को 2 से कट करेंगे, कितना आएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा 3.3 गुणे 10 की पावर -34 है, ये गुणे 10 की पावर -10 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर +10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ रहा है P। अब यहाँ पर फाइनली हम इसको कर देते हैं, P इक्वल टू आपका आ जाएगा 3.3 गुणे 10 की पावर -34 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 10 की पावर -24, ठीक है। और इसका मात्रक होता है संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये आपका संवेग आ जाएगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, उस प्रयोग का नाम लिखिए जिससे कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। यानी कि एक ऐसा प्रयोग है जिससे हम इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सिद्ध कर सकते हैं, बट उस प्रयोग का नाम क्या है, तो उस प्रयोग का नाम है डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, ठीक है, तथा जर्मर
डेविसन तथा जर्मर प्रयोग जो है, इससे हम किसी भी कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सिद्ध कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये 17 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या इनमें से कोई क्वेश्चन आपको पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।